नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाली है चारू जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और स्पिरिचुअल चर्चा की शुरुआत करते हैं। वेलकम चारू जी, आपका हमारे स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कल्पिता जी। मैम, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। जब जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो डिप्रेशन की बात तो आती ही है। डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है कि जो जिसे है उसे फट से समझ में नहीं आती। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि डिप्रेशन के ऐसे कौन से संकेत है, ऐसे कौन से लक्षण है जिन पर हमें ध्यान देना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो डिप्रेसिव व्यक्ति है उसको तो पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन में है। तो जी। अपने आप आ नहीं सकता। जैसे किसी को और कोई समस्या है, किसी का कोई बोन टूट गया या कुछ और प्रॉब्लम है, कोल्ड है, फीवर है, तो वो पर्सन अप्रोच कर सकता है डॉक्टर को या हीलर को कि मुझे प्रॉब्लम है। लेकिन जो एक डिप्रेशन में व्यक्ति है, उसको खुद नहीं पता कि वो उस स्टेट में है। तो तब आवश्यक हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो ऑब्जर्व करें और वो देखें कि कोई व्यक्ति किस मेंटल कंडीशन में है, किस मेंटल हेल्थ में है, क्या वो डिप्रेशन में तो नहीं है। उसको जानने का जो बहुत सरल तरीका है वो यह है कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में जाने लगेगा वो अपनी डेली रूटीन को छोड़ता चला जाएगा। वो बैठा रहना पसंद करेगा। वो जो अपनी एक्टिविटीज हैं, जो डेली का खाना वगैरह, वो उसमें भी कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो सोशल गैदरिंग से दूर भागेगा, लोगों से बात करना नहीं पसंद करेगा। और उसको एट लास्ट हम बोलते हैं वेजिटेटिव स्टेट में वो व्यक्ति पहुंच जाएगा। जब वो कुछ करना नहीं चाह रहा, किसी चीज को हैंडल नहीं करना चाह रहा, कोई प्रेशर नहीं ले सकता, सब चीजों को अवॉइड करते चले जा रहा है, तो हमें मतलब समझ जाना चाहिए कि जो ये व्यक्ति है, ये इस समय डिप्रेशन में है और अब उसको हेल्प की जरूरत है। ये जी। कुछ साइंस हैं जिनके लिए हमें अवेयर रहना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे आसपास किसी व्यक्ति में इस तरीके के सिम्टम्स तो नहीं है। जी मैम, आजकल का जो दौर है वहाँ आइसोलेटेड फैमिलीज की संख्या बहुत ही बढ़ती जा रही है। तो फैमिली में इतने मेंबर्स नहीं होते, कई बार तो लोग अकेले रहते हैं हमारे काम की वजह से। तो ऐसे लोगों को ऐसे कौन से संकेतों पर ध्यान देना जरूरी होता है। ऐसे लोगों को अगेन क्योंकि फैमिली में तो ऐसे लोग हैं नहीं जो उनको ऑब्जर्व करें क्योंकि वो अकेले रह रहे हैं। यहाँ पे आपकी सोसाइटी की, आपके नेबर्स की और फ्रेंड्स की ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। उनको देखना चाहिए कि जो आपका नेबर है, वो आज ऑफ़िस नहीं गया या उठा नहीं या सुबह कोई एक्टिविटी करते दिखता है, वॉक करते दिखता है। उसने पूरे दिन से या 2 दिन से वो निकला नहीं है या जैसे कोई अपने फ्रेंड्स हैं जिनसे वो बात करता है, शेयर करता है, ऑफ़िस वाले हैं, ये ऑफिस जो हमारा वर्किंग प्लेस है, हमारी फैमिली तो है। तो इन लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा, एज़ अ यूनिट काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब परिवार नहीं है, तो परिवार को अब कौन सब्स्टिट्यूट करेगा? परिवार का की जगह को कौन पूरा करेगा? आपके नेबर्स करेंगे, आपके फ्रेंड्स करेंगे और आपके कलीग्स करेंगे। तो उनको अवेयर रहना होगा और उनको देखना होगा कि क्या ये व्यक्ति उसी नॉर्मल रूटीन में जी रहा है या इसमें कोई बदलाव आ रहा है, अवॉइड करने लगा है, काम टाल रहा है, चुप रह रहा है, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। सो हमें इसको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हमारी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है, स्पेशली उन व्यक्तियों के लिए जो अपने परिवार से दूर है। जी मैम। मैम, ये तो आपने लक्षण बता दिए, कौन से लक्षण हैं जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं जिन वजहों से हमें डिप्रेशन तक की समस्या को झेलना पड़ सकता है। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे। होता क्या है, जो हमारी लाइफस्टाइल है आज की, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। हम बहुत जेट एज में जी रहे हैं। हमारे हर तरफ इतने सारे इमोशंस हैं। इनको हम हमारे प्राणिक हीलिंग की भाषा में थॉट फॉर्म्स कहते हैं। जैसे हमारी फिजिकल फॉर्म है, ऐसे जो विचार हैं, नकारात्मक विचार हैं, इनकी थॉट फॉर्म्स होती हैं और ये हमारे आसपास रहती हैं, मंडराती रहती हैं। तो जिस तरीके के माहौल में हम रहते हैं, उस तरीके के विचारों से हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल चले जाइए, आप बहुत स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, बट आप जब जाकर वापस आएँगे, आपको बहुत थका हुआ और डिप्लीटेड महसूस होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत हेल्थ के लिए बहुत स्कैर्सिटी है, कमी है उसकी। सो ये बहुत प्रेशर वाली जगह पर चले जाइए, जहाँ पे बहुत नेगेटिव बातें हो रही हैं, किसी झगड़े का हिस्सा बन जाइए। आप देखेंगे आपकी पल्पिटेशन स्टार्ट हो गई, आपको एंगर आना शुरू हो गया।
गुस्सा आना शुरू हो गया। तो हमारी सराउंडिंग्स हैं वो हम पे बहुत इफेक्ट डाल रही हैं। हमारा खुद का लाइफस्टाइल, हमारी खुद को लेके सोच, इसके अलावा जो हमारे सो कॉल्ड वेल विशर्स है ना, वो बहुत बड़ा इसमें उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखने में तो ऐसे लगते हैं कि हमें हेल्प कर रहे हैं, हमें उठा रहे हैं, बेसिकली वो हमको सप्रेस कर रहे होते हैं, ऑप्रेस कर रहे होते हैं, जी। और बजाय मदद करने के हम और गहरे गड्ढों में गिरते चले जाते हैं। जी। प्राणिक हीलिंग में हम ऑरा की बात करते हैं। हमारा एक ऑरा है हम्म। जो 360 डिग्री हमारे शरीर को घेरे हुए है। इस ऑरा में सब व्यक्तियों के ऑरा में पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों रहती है। तो जी। जब तक ये पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है और नेगेटिव एनर्जी कम है, तो एक बैलेंस है, एक हेल्दी बैलेंस बना हुआ है, और व्यक्ति उस अच्छी हेल्दी मेंटल स्टेट में रहेगा। लेकिन जैसे ही ये इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि नेगेटिविटी हावी हो जाती है और पॉजिटिविटी कम हो जाती जी। है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि समस्या है। इसके कारणों में हमारा खुद का हमारी खुद की सोच, हमारे आसपास का माहौल, सोशल मीडिया, बेसिकली क्योंकि बहुत इजी एक्सेस है सोशल मीडिया को। तो जैसे अभी आपका प्रोग्राम है, ये अवेयरनेस बढ़ा है, लेकिन हम सच में अपने आसपास देखें, सो हैप्पीनेस, सुकून ये नहीं दिख रहा। जो आजकल सोशल मीडिया पे जो कंटेंट है, वायलेंस बहुत है उसमें, और हम बार बार सारे टाइम उसको देखते रहेंगे तो हम उससे इफेक्टेड हो जाते हैं, हम एक स्ट्रेस में आ जाते हैं, और इवेंचुअली धीरे धीरे डिप्रेशन और सीवियर डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन, फिर इवन सुसाइड तक के हम देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो हमें जी। इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, हमारा माहौल कैसा है आसपास का। जी। मैम, मैंने कई बार ऐसे सुना है कि डिप्रेशन में जो व्यक्ति होता है उसे कई सारे छोटे छोटे ट्रिगर पॉइंट्स भी बहुत बड़ी मात्रा में ट्रिगर कर सकते हैं। तो ऐसा किन वजहों से होता है? इसके लिए थोड़ा आप ऐसे देखिए कि जो हमारा बचपन होता है, उसमें हमारे साथ कुछ घटनाएं घट जाती हैं। जो बच्चे का मन होता है ना, बाल मन जिसको हम कहते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो बचपन में कोई हमारे कोई फियर या कोई भी एंगर, डिप्रेशन, ट्रॉमा, कोई भी एक ऐसी घटना हमारे साथ घटती है, और उसको हम वहां से कैरी करते आते चलते हैं, और वो हमारी पर्सनालिटी का बहुत मेजर ट्रेट बन जाता है, और हम पहचान ही नहीं पाते कि हमारी प्रॉब्लम है। कि जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, इस तरीके से वो हमारे पर्सनालिटी का, हमारे अस्तित्व का एक मेजर हिस्सा बन जाती है, और उसके बाद हम जो भी एक्शंस लेते हैं, सोचते हैं या काम करते हैं, वो उससे अफेक्टेड होकर करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के सामने जब जब इस तरीके की चीजें रिपीट होती हैं, या उससे कुछ सिमिलर सिचुएशन आती है, तो उनका वो पॉइंट ट्रिगर हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगी, मेरी एक फ्रेंड है, बचपन में बहुत छोटी थी, स्कूल में थी, तब उनका एक एक्सीडेंट हो गया था। ऑटो से में बैठी थी और साइड में कोई ऑटो जा रहा था, उनका बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया था। अब उसका नतीजा ये है कि वो बचपन का डर इतना ज़्यादा उनके बैठ गया कि अब वो कार में भी जा रही हैं, और पास में से कोई तेज़ी से कोई व्हीकल निकला, तो अपने पैर ऊपर करके ऐसे डर के सिमट जाती हैं। क्योंकि वो ट्रिगर हो गया उनको, क्योंकि वो ट्रॉमा उनके बचपन से उनको कैरी हो रहा है। वो अभी तक भी टू व्हीलर ड्राइव नहीं कर पा रही, किसी और व्हीकल में, इवन ट्रेन में भी बैठी हैं और पास से कोई गया तो उनको लगेगा कि अब वो हर्ट हो जाएँगी। क्योंकि बचपन में इनका वो सीड वहाँ पे बैठ गया। ऐसे बहुत सारे सीड्स हमारे दिमाग में समय के साथ बैठते चले जाते हैं। हम उनका इलाज ही नहीं कर रहे, हम उनको एड्रेस ही नहीं कर रहे, हमें मालूम ही नहीं। तो फिर वो बड़े ट्रीज़ बन जाते हैं, और फिर वो हमको बहुत इफ़ेक्ट करते हैं डे टू डे लाइफ़ पे। ये सारे पॉइंट्स हमें ट्रिगर करते चले जाते हैं। और जब हम डिप्रेसिव स्टेट में होते हैं, मैंने आपसे कहा हमारा ऑरा बहुत डिप्लीटेड हो जाता है, कम हो जाता है, एनर्जी ही नहीं है हमें किसी भी चीज़ से फाइट करने की। तो जब एनर्जी कम है, तो जैसे हमारी फिजिकल बॉडी में अगर इम्यूनिटी कम है, तो जल्दी हम वायरस को पकड़ लेते हैं। सेम जब हमारी एनर्जी बॉडी में, हमारे ऑरा में एनर्जी नहीं है और हम डिप्लीटेड हैं, तो ये ट्रिगरिंग पॉइंट्स हमें बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं, जो बाय द वे शायद नहीं करते होते अगर हम एक हेल्दी मेंटल स्टेट में हों। जी। मैम, जैसे कि आपने ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में बताया, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या स्पिरिचुअलिटी के मदद से या फिर प्राणिक हीलिंग के मदद से इन ट्रिगर पॉइंट्स को ट्रिगर होने से कम किया जा सकता है, उनकी जो उनका जो प्रभाव है उसे कम किया जा सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल, ये जो इंटेंसिटी है, इसको बहुत आसानी से कंप्लीटली हील किया जा सकता है। हालाँकि प्राणिक हीलिंग इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट। हमें मेडिकल साइंस और साइकियाट्रिस्ट को साथ लेकर काम करना है, और बहुत सारे जो साइकियाट्रिस्ट हैं उनके साथ आज हमारे जो प्राणिक हीलर्स हैं वो काम कर रहे हैं।
प्राणिक हीलिंग में बड़ा डेडिकेटेड कोर्स है साइको इश्यूज के लिए, साइकोलॉजिकल इश्यूज के लिए, प्राणिक साइकोथेरेपी। और इसमें हर बीमारी का, डिप्रेशन का, स्किज़ोफ्रेनिया का, सुसाइडल थॉट्स का, पीटीएसडी का, जितने भी तरीके के हम देखते हैं ना, स्ट्रेस का, एंगर का, जितने भी हम देखते हैं हमारे मेंटल इश्यूज हैं जो डिप्रेशन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उनका एक स्पेसिफिक प्रिस्क्राइब्ड प्रोटोकॉल है। और जब उसको कंटिन्यूअस हीलिंग दिया जाता है, जैसे दवाई का भी हमारा एक शेड्यूल होता है, 3 दिन दवाइयाँ खानी है, दिन में 2 बार खानी है, जो भी जिस भी तरीके का शेड्यूल हमें डॉक्टर देते हैं, तो प्राणिक हीलिंग का भी जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके शेड्यूल है। तो उनको अगर एक निश्चित समय तक टाइम से यदि उनकी हीलिंग ली जाए, तो मैंने आपसे कहा था ना, सीड्स बन जाते हैं जी, और एक परमानेंट एक ट्रॉमा सेंटर्स बन जाते हैं हमारी ब्रेन में, और ये हमको बार बार परेशान करते रहते हैं। तो यस, with proper treatment, with proper guidance, with proper counseling, we can get rid of it. हम इनसे बिल्कुल completely free हो सकते हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन पे हमने इसको अप्लाई किया है, और miraculous, marvelous, very effective results हमको देखने को मिलते हैं। जी मैम, जैसे कि हमने ट्रॉमा की बात की, मैं ये तो समझ सकती हूँ कि अगर अभी हमारे जीवन में कुछ घटना घटी हो और उससे हम डिप्रेशन में गए हो, तो वो अभी आप उसे समझा कर पेशेंट को, उसको रियलिटी चेक दिलाकर या फिर कई और तरीकों से उसे ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ये जो बचपन के ट्रॉमास हमारे मन में बैठे हुए होते हैं, उसे किस तरह से ट्रीट किया जाता है? प्रॉपर हीलिंग है इसके लिए। जैसे जैसे बीपी की मेडिसिन है, प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं, शुगर की प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं, ऐसे जो ये बहुत डीप ट्रॉमेटिक, इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर पीटीएसडी भी बोलते हैं, तो उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, बहुत ही सिस्टमैटिक। जैसे जैसे 2+2=4, इतना ही एक सिस्टमैटिक तरीका है इसका, जिसको हम अप्लाई कर कर पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। साथ में उसकी काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट को हम मेडिटेशन सिखाते हैं, क्योंकि मेडिटेशन धीरे-धीरे आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है, सेल्फ कंट्रोल की तरफ ले जाता है। तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप प्लीज़ इसको करिए, और धीरे-धीरे उसका जो खुद पर कंट्रोल है, पॉजिटिविटी पर गेन है, वो बढ़ने लगता है। उसको हम बोलते हैं आप प्राणिक ब्रीदिंग भी करिए। प्राणिक ब्रीदिंग से भी अगेन उसकी जो पॉजिटिविटी है, और जो उसका नज़रिया है, जो उसका एटीट्यूड है दुनिया की तरफ, खुद की तरफ, वो चेंज होने लगता है। इससे ज़्यादा मैं आपको अभी नहीं एक्सप्लेन कर सकती, उसके लिए आपको वो कोर्स सीखना पड़ेगा कि हमारा प्रोटोकॉल क्या रहता है इन बीमारियों के इलाज के लिए। जी, बट देयर इज़ अ प्रिस्क्राइब्ड फिक्स प्रोटोकॉल फॉर लाइक एवरी डिजीज़, इट मे बी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल, और उसको सिस्टमैटिकली यदि फॉलो किया जाए, सो यस, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम देख सकते हैं, देखने को मिलते हैं। मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि डिप्रेशन के पेशेंट जब आपके पास आते हैं, तो उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जाता है, क्या प्रोसीजर होती है? अव्वल तो डिप्रेशन का पेशेंट एकदम से आता नहीं है, उसका कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड आता है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा दुर्भाग्य है प्राणिक हीलिंग और ऐसी जो और बाकी हीलिंग मोडालिटीज हैं उनके साथ, कि यहाँ पे पेशेंट मोस्टली हमें तब अप्रोच करता है जब उसके बाकी सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जी, जब उसको बाकी जवाब मिल जाता है बाकी जगहों से, तब वो हमारे को प्राणिक हीलिंग को अप्रोच करता है। तो मोस्टली मोस्टली मैं कह रही हूँ, सारे नहीं, बहुत लोग अवेयर भी हो रहे हैं, बहुत टाइम पे भी आते हैं, लेकिन मोस्टली व्यक्ति जिस स्टेज में आता है, तो वो काफी बिगड़ी हुई स्थिति में आता है, तो उस स्थिति में खुद तो आ ही नहीं सकता, तो उसके फैमिली वाले आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा था, हम उसका स्कैनिंग करते हैं, अपने ये जो हाथ हैं, माइनर चक्रास हैं, उसकी एनर्जी बॉडी को, उसके ऑरा को समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी चक्रल कंडीशन क्या है, इनकी ऑरिक कंडीशन क्या है। फिर हम जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। हम उस व्यक्ति को काउंसिल करने की कोशिश करते हैं, और हम डायरेक्टली नहीं कर पाते, तो हम फैमिली को, फ्रेंड्स को इवन बोलते हैं आप साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, इनको ज़रूरी है इस व्यक्ति से बात करना, कि जो ये सोच रहे हैं वो बाहर आए, और जो हम इन्हें बताना चाह रहे हैं उसको ये रिसीव करें। हम उनको मेडिटेशंस करने को बोलते हैं। शुरू में हो सकता है वो मेडिटेशन कर नहीं पाएँ, पर हम उनको बोलते हैं आप इसको चला के सुनिए, इसको सुन लीजिए, धीरे-धीरे इसका आप पर इफ़ेक्ट आएगा। हम उनको कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी देते हैं, क्योंकि डिप्रेशन का पेशेंट मोस्टली बहुत आइडल स्टेट में पड़ा होता है, वो हिल ही नहीं रहा।
उसकी एनर्जी बॉडी बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, तो उसको वापस स्टार्ट करना होता है। इट्स लाइक सोई किक देनी होती है। तो हम उसको बोलते हैं आप थोड़ा फिजिकली भी एक्टिव रहिए। फिर हम उसको प्रोटोकॉल जो हीलिंग का है वो करते हैं, प्लस हम उसको शील्डिंग भी करते हैं। शील्डिंग इज लाइक प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंशन, दोनों ही काम करती है। जैसे हम बारिश है और बारिश में हम क्या करते हैं, खुद को बचाने के लिए रेनकोट पहन लेते हैं। तो बारिश हो रही है लेकिन हम नहीं भीगते। सेम शील्डिंग वर्क करती है कि वो व्यक्ति कहीं पे भी जाएगा, किसी भी नेगेटिव माहौल में जाएगा, किसी भी डिप्रेसिव माहौल में भी जाएगा, वो माहौल वही रहेगा, हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते। सराउंडिंग्स को, एनवायरनमेंट को हम बहुत चेंज नहीं कर सकते, हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम ऐसे व्यक्ति को शील्डिंग में रखते हैं ताकि उस पर इसका इफेक्ट कम आए। जैसे हम किसी सीवियर पेशेंट को आईसीयू में रखते हैं, ऐसे हम जो बहुत ही डिप्रेसिव पेशेंट्स हैं, जो स्ट्रेस में पेशेंट हैं, उनको शील्डिंग का प्रोटेक्शन देकर, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिनसे एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम उस व्यक्ति की हीलिंग करते हैं। मैम, कई बार मैंने ऐसा सुना है कि ये जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं वो कई बार अपने ऊपर इलाज ही नहीं करवाना चाहते। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेशन में है, वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को इलाज के लिए तैयार करना ये कितना बड़ा टास्क होता है आपके लिए? बहुत बड़ा। लेकिन ऐसा है जैसे अब मैं मदर हूँ और मेरा बच्चा छोटा है, अब मुझे उसके लिए इलाज करवाना है। तो बच्चे से तो परमिशन उस समय नहीं ली जा सकती क्योंकि वो बहुत छोटा है, या कोई व्यक्ति आईसीयू में है, अनकॉन्शियस है, उस व्यक्ति से भी परमिशन नहीं ली जा सकती। ऐसे में जो परिवार वाले हैं, पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं, या बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, दे आर कार्मिकली एंटाइटल्ड कि वो अपने जो भी जना है उसके लिए वो हीलिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि व्यक्ति खुद आगे बढ़ के बोले यस आई एम रिसेप्टिव, आई नीड हीलिंग्स। लेकिन ये उस समय बहुत चैलेंजिंग हो जाता है जब व्यक्ति मानने को ही तैयार नहीं कि वो पेशेंट है। वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं डिप्रेशन में हूँ। ये खास करके एडिक्शन वाले पेशेंट्स के साथ बहुत होता है। वो बोलते हैं नहीं, हम तो पीते ही नहीं है, हम तो एडिक्टेड है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है फैमिली वालों के लिए और हीलर के लिए। लेकिन ठीक है, चैलेंजिंग है लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो हम इसको चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, फैमिली फ्रेंड्स हमारे पास आते हैं, हम हीलिंग स्टार्ट करते हैं, एंड विद सम टाइम, कुछ हीलिंग के बाद, वो व्यक्ति जब सोचने समझने की वापस स्थिति में आता है तो वो ये मानने लगता है हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम थी और मैं बेटर फील कर रहा हूँ, और हाँ मैं और बेटर फील करना चाहता हूँ, और मैं इससे कम्प्लीटली निकलना चाहता हूँ। तब वो एक बहुत पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आ जाता है और फिर बहुत हैप्पीली वो हीलिंग को समझने लगता है और उसको रिसीव करने के लिए रेडी हो जाता है। बट यस, इनिशियली चैलेंजिंग रहता है, ठीक है, इट्स ओके, एवरीथिंग इज चैलेंजिंग आई थिंक। जी मैम, जैसे आपने बताया कि डिप्रेशन के पेशेंट्स को ट्रीट करते वक्त आप साइकियाट्रिस्ट, डॉक्टर्स और हीलर्स मिलकर काम करते हैं, मिलकर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस ट्रीटमेंट के दौरान क्या उसका खान पान, रहन सहन, इन चीजों का भी उसकी ट्रीटमेंट पर फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। और यदि इन चीज़ों का पहले ही ध्यान रख लिया जाता, एक सही रूटीन का, सही खाने-पीने का, सही एक्सरसाइजिंग का, या थोड़ा-सा कोई और उसमें एक मेडिटेशन ऐड कर लिया जाता, अगर ये चीज़ें ध्यान में ही रख ली जाती तो वो व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ता। दीज़ आर द प्रिवेंटिव मेजर्स। और मैं ये कहना चाहूँगी कि एक्चुअली हम 7 खरब लोग हैं कुछ दुनिया में, और हर व्यक्ति कम से कम 2 या 3 बीमारियाँ लेकर बैठा है। तो बहुत बीमारी है। सो किसी एक के बस की बात नहीं है, केवल डायटीशियन सही नहीं कर सकते, या जो केवल योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं, या केवल साइकियाट्रिस्ट हैं, या केवल मेडिकल डॉक्टर्स हैं, या केवल प्राणिक हीलर्स हैं। नहीं, एवरीवन गोज हैंड इन हैंड। हम सबका मोटो क्या है एट द एंड ऑफ द डे? सब लोग क्या चाहते हैं? बेसलाइन क्या है? हेल्थ जी टू एवरीवन, हेल्थ फॉर एवरीवन, ट्रू। तो हम सबको मिलकर 360 डिग्री अप्रोच अपनाना पड़ेगा, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना पड़ेगा, तभी हम हमारी सोसाइटी को और खुद को हेल्दी कर सकते हैं। सो एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड। इट्स लाइक हम एक यूनाइटेड एफर्ट करके हम सबको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मुझे लगता है यही हमारी अप्रोच होनी चाहिए, और मुझे लगता है यही एक करेक्ट और पॉजिटिव अप्रोच और प्रैक्टिकल। जी मैम, मैंने कई ऐसे केसेस भी देखे हैं कि लोग हीलर के पास गए हैं, डिप्रेशन के पेशेंट्स हीलर के पास गए हैं और वो ठीक हो गए हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये जो प्रैक्टिसेस आपने बताई कि ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है,
ये लोग बाहर आने के लिए, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए तो करते हैं, पर जब वो ठीक हो जाते हैं उसके बाद उनकी प्रैक्टिस बंद हो जाती है। तो क्या ऐसी केसेस में उन्हें डिप्रेशन वापस होने के चांसेस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को कोल्ड है और हम उसको दवाई दे रहे हैं और कह रहे हैं आप आइसक्रीम मत खाना, और वो दवाई खा रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन फिर वो आइसक्रीम खा रहा है, उसको वापस कोल्ड होगा ही होगा। जी। तो ये तो हमको थोड़ा-सा डिसिप्लिन, थोड़ा-सा सेल्फ कंट्रोल तो रखना ही पड़ेगा। प्रिवेंटिव मेजर्स तो हमें रखने ही रखने हैं। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। हमें पता है कि हम बीमार पड़ सकते हैं, तो हम वो काम क्यों करें? या हम क्यों ना वो काम करें जिससे हमें लगता है कि हमें हेल्प करेगा। हम अपनी फिजिकल बॉडी का भी तो ध्यान रख रहे हैं। सर्दी में हम ठंडा नहीं खा रहे, नहीं हम बीमार पड़ जाए। या बिल्कुल ठीक है तो भी हम मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? यही तो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि हम बीमार ना पड़े। तो अगर आप ठीक हो गए हैं, तो ये फिर अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एक हेल्दी मेंटल स्टेट में, एक इमोशनल स्टेट में, एक फिजिकल स्टेट में हैं, तो उसको मेंटेन करके रखना तो उस व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है। पर हाँ, लोग गलती करते हैं क्योंकि उनकी हैबिट वैसी पड़ जाती है और वो वापस आ जाते हैं हमारे पास, तो फिर हम उनसे यही कहते हैं कि हम आपको वापस हील कर देंगे। बट ये आपके लिए भी एक लेसन है कि क्यों आपके साथ बार-बार ये हो रहा है। इट मीन्स आप अपने साथ कुछ गलत कर रहे हैं। सो टेक अ ब्रीथ, टेक अ ब्रेक, खुद को देखिए कि आप खुद के साथ क्या गलत कर रहे हैं, क्यों आप बार-बार इसी स्टेज पे वापस आ जा रहे हैं। हम कितनी बार आपको वापस ठीक करेंगे? जी। तो उस व्यक्ति को काउंसल करते हैं तो उन्हें समझ में आता है एंड दे ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस विशियस सर्कल। जी मैम, लोग कई बार ऐसे स्टेट में होते हैं जहां पर उनके आसपास बहुत ज्यादा निगेटिविटी होती है, और हमें अगर डिप्रेशन से दूर रहना है तो हमें पॉजिटिव रहना बहुत ही जरूरी होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर उनके आसपास, उनके काम की जगह पर बहुत ही निगेटिविटी है, तो उस निगेटिविटी से दूर रहने के लिए वो क्या कर सकते हैं? हाँ, ये मैंने आपसे कहा था ना कि हमारी सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं कि हमारी मेंटल स्टेट क्या है, क्योंकि वो हर पल हम पर इफ़ेक्ट डाल रही है। तो सबसे पहले तो आप खुद को पॉज़िटिव रखें। सबसे पहले आप खुद को किस मेंटल स्टेट में भी, दूसरों को बदलने से पहले आपको खुद में कुछ अच्छे चेंजेस लाने पड़ेंगे। मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सही एक्सरसाइज फॉलो करिए, सही डाइट फॉलो करिए, कोई एक मेडिटेशन करिए। देखिए फिजिकल, इमोशनल, मेंटल सारी हमारी बॉडीज हैं, तो हर बॉडी को अपना एक फूड चाहिए। फिजिकल बॉडी का क्या फूड है, इमोशनल बॉडी का क्या फूड है, कोई एक हॉबी अच्छी सी आप अपनाएं, उसको करें क्योंकि वो आपको खुश रखेगी। ट्राई टू बी हैप्पी, खुद को खुश रखने का कोई एक तरीका ढूंढे। ये हो गया फिजिकल और इमोशनल हेल्थ। फिर मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए अपनी, क्या होता है मेंटल फूड क्या है, कोई मेडिटेशन करिए, ट्राई टू रीड अ गुड बुक, किसी अच्छी चीज को, किसी पॉजिटिव, यूट्यूब पे बहुत वायलेंस है तो बहुत पॉजिटिविटी भी है, किसी एक अच्छी चीज को सुनिए। पहले खुद एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रहिए, देन ऐसे लोगों को अप्रोच करिए कि फ्रेंड्स क्यों ना कुछ रिक्रिएशन एक्टिविटी की जाए, अपने आइडियाज लेकर जाइए। एक छोटा सा मेडिटेशन है, मैंने करा है, कि अपन ट्राई करिए, आपको अच्छा लगेगा, लोगों को करवाइए। ठीक है, 10 में से 10 को अच्छा नहीं लगेगा, पर 2 या 3 को अच्छा लगेगा, तो वो 2-3 करना शुरू करेंगे। इस तरीके से छोटे-छोटे इनिशिएटिव लीजिए। ट्राई टू चेंज द एनवायरनमेंट। उसको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ले जाइए, और ये ऐसे ओवरनाइट नहीं होगा। पहले जैसे सपोज 10 जने हैं, आप खुद को पॉजिटिव रख रहे हैं, एक और जना, 2 जने हो गए, अब 3 जने हो गए, 4 जने हो गए। धीरे-धीरे-धीरे वो माहौल चेंज हो जाएगा एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे सब आपके मेंटल स्टेट में आ जाएँगे, सब एक पॉजिटिविटी में आ जाएँगे। क्योंकि वो लोग भी कहीं न कहीं परेशान हैं, वो उससे बाहर आना चाह रहे हैं। कोई व्यक्ति डिप्रेशन में रहना नहीं चाह रहा, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं बाहर आऊँ कैसे? सो इन लोगों को हेल्प करिए। सो स्टार्ट योरसेल्फ विद योरसेल्फ। सबसे पहले खुद को हेल्प करिए, बी इन अ गुड मेंटल स्टेट, देन हेल्प योर फ्रेंड, हेल्प योर सराउंडिंग्स। वी लिटरली कैन चेंज सराउंडिंग्स, बट ग्रेजुअली, स्लोली, पेशेंटली। जी मैम, जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ में कुछ बीमारियां होती है, कुछ समस्याएं होती हैं, उन्हें ठीक होने में एक स्पेसिफिक वक्त लगता है। तो क्या डिप्रेशन के मामले में हम ऐसा कुछ स्पेसिफिक वक्त बता सकते हैं जो हील होने में लगता हो? हाँ, बिल्कुल। हालाँकि कोई बहुत स्पेसिफिक इसका आंसर नहीं है, बट जैसे अगर बीमारी बहुत पुरानी है, तो आप मानिए कि कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ हफ्तों से कुछ महीने लग सकते हैं। जैसे कोई मेरे पास पेशेंट आ रहा है कि मेरे हेडेक हो रहा है, सुबह हो रहा था, सुबह से हो रहा है, तो वो एक हीलिंग में फिनिश हो जाएगा। स्मॉल हीलिंग में
चला जाएगा। लेकिन कोई पेशेंट आता है मुझे माइग्रेन है, कितने 10 सालों से, तो दैट विल टेक टाइम। उसको मैं यही बोलूंगी कि आप ऐसे उम्मीद मत करिए कि एक हीलिंग में आप ठीक हो जाएंगे। आप अच्छा महसूस कर सकते हैं, बट दिस माइट टेक टाइम। आप कुछ वीक्स से कुछ मंथ्स तक का एक टाइम स्पैन लेके चलिए, और तब आप अपने आप को जज कीजिएगा कि आपको इससे क्या फर्क पड़ रहा है। बट हाँ, जितनी पुरानी और गहरी बीमारी होगी उसको निकालना उतना मुश्किल है। जैसे ना छोटी सी खरपतवार तो यूं ही निकल जाती है, बट जो बिग ट्री होता है उसको रिमूव करना इज रियली डिफिकल्ट। सेम डिजीजेस, ईदर इट इज फिजिकल, इमोशनल और मेंटल। जी मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें। हाँ, बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात करी है, मैं एक बार और उनसे कुछ बताती हूँ। प्राणिक ब्रीदिंग करिए। प्राणिक ब्रीदिंग इज आपकी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है। सो जब हम ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं तो थ्रू ब्रीदिंग हम मेंटली काम हो जाते हैं। ट्राई टू डू सोल अफर्मेशन। सोल अफर्मेशन का मतलब है खुद को ये याद दिलाना मैं क्या हूँ। हमारा जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस का है। हम ये नहीं समझ पाते हम कौन है, और हम गलत चीजों में उलझते चले जाते हैं। और जब हमें ये रियलाइज होगा कि हम क्या हैं, तो जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आज दिखाई दे रही हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम रह ही नहीं जाएंगी। ट्राई टू डू अ मेडिटेशन, एनी मेडिटेशन, बहुत सारे मेडिटेशन हैं। और कुछ अच्छा आप चैंट कर सकते हैं। अभी चलिए करते हैं कि एक्सपेरिमेंट ओम चैंट करते हैं आप अपन मिलकर, और हम देखते हैं कि 3 बार ओम चैंट से इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। चलिए, आर यू रेडी? कैन वी डू इट? चलिए ठीक है, आप बस सुनिए, आई विल चैंट, जस्ट उसको महसूस करिए, उसकी वाइब्रेशन को, उसकी शांति। ओम। 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 See, you felt that inner peace, inner calmness? जी, बहुत ही शांत महसूस हो रहा है। जी। सो जैसे ये बहुत छोटा टेक्निक था। अपने पिछले एपिसोड में बात करी थी कट की, किसी भी नेगेटिविटी से खुद को अलग कर लेना। इस एपिसोड में हमने ये ओम चैंट को प्रैक्टिस किया। ये बहुत छोटी-छोटी 1-1, 2-2 मिनट की टेक्निक्स हैं। हम इनको फॉलो करके हम खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हमारे हर एस्पेक्ट को। जी। और आप जिस भी शहर में हैं वहाँ पर आप यू कैन लर्न दीस टेक्निक्स। केवल 2 दिन का एक कोर्स है बेसिक प्राणिक हीलिंग का, एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव एंड वेरी साइंटिफिक। तो आप बात कर सकते हैं, और आपको और कोई सीखने में दिक्कत आ रही है तो मैं आप बता सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसको सीख सकता है। सो देयर आर सो मेनी टेक्निक्स। यहाँ पर तो मैंने कुछ चंद की बात करी है, सबके बारे में बात कर भी नहीं सकते। सो दिस इज़ वेरी वेरी साइंटिफिक एंड इफेक्टिव। जी, थैंक यू सो मच मैम। आप हमसे जुड़ी, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू आपको, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप जो बातें हुई उनसे आपको कुछ फ़ायदा मिले। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज के एपिसोड में चारू जी ने जो हमें टिप्स बताए, उनको अगर हम फॉलो करें तो डिप्रेशन जैसी समस्या हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। तो ऐसे ही कई और विषयों पर चर्चा करने के लिए हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।